हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दो डिस्कस करेंगे, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। जिसमें फर्स्ट तो होगा कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स जितने भी सीक्रेट हो रहे हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपो पिट्यूटरिज्म। और अगर इंक्रीज हो जाए तो हाइपर पिट्यूटरिज्म। एंड अनदर पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाए तो दो टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं। एक तो उन सेल के ट्यूमर जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है यानी कि सीक्रेटिंग ट्यूमर, और दूसरा कौन सा होगा, नॉन सीक्रेटिंग ट्यूमर। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए पहले अपन देखते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। इट मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाए तो वो कंडीशन कौन सी होगी, हाइपोपिट्यूटरिज्म। ओके, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर बात करें कि कंडीशन इन विच हाइपोसीक्रेशंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, मोस्टली कौन से हार्मोन डिक्रीज होते हैं इसमें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। ओके, यानी कि अगर पिट्यूटरिज्म की कंडीशन हो जाए जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाए तो मेनली जो हार्मोन डिक्रीज होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकेंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड थर्ड वन इज ग्रोथ हार्मोन। ओके, एक अनदर कंडीशन बनती है जिसको अपन बोलते हैं पेन हाइपोपिट्यूटिज्म। ये क्या कंडीशन है, डिक्रीज ऑल 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द अंटेरियर पिट्यूटरी। ओके, ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले 6 हार्मोन, टोटली 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन सभी का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसको बोलते हैं आप पान हाइपोपिट्यूटिज्म। और सिंपल हाइपोपिट्यूटिज्म किसको बोलेंगे, जिसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग और ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ये पैन हाइपोपिट्यूटिज्म की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है सिहान सिंड्रोम एंड सीमन सिंड्रोम के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर, सिहान सिंड्रोम और सीमन सिंड्रोम के अंदर। ओके, सिहान सिंड्रोम उसको बोलते हैं जब किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी फीमेल पेशेंट के अंदर स्पेसिफिक पोस्ट पार्टम हेमरेज हो जाए और सडन ब्लड लॉस की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, पिट्यूटरी हाइपोक्सिया हो जाए और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल सडन विड्रॉ हो जाए, तो वो तो होता है सिहान सिंड्रोम। और पोस्टमार्टम हेमरेज को छोड़ के बाकी अदर किसी भी कंडीशन की वजह से पिट्यूटरी हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं सिमन सिंड्रोम, जिसमें पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो गया, पिट्यूटरी का अनदर कोई ट्यूमर हो गया या फिर पिट्यूटरी का हेमोटोमा हो गया, पिट्यूटरी का हेमरेज हो गया। तो अनदर कंडीशन जितने भी है सिहान सिंड्रोम यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज को छोड़ के उन सबको इंक्लूड करते हैं किसमें, सीमन सिंड्रोम के अंदर। तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के दो रीजन हो सकते हैं मेनली, एक तो सिहान सिंड्रोम एंड अनदर वन इज सीमन सिंड्रोम। ओके, कॉजेज, कॉजेज की बात करें कि क्या क्या कॉज होते हैं, तो पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है कॉज, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर कोई ट्रॉमा हो जाए जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर इंजरी हो जाए तो इस वजह से क्या हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो सकता है। फिर अपन पढ़ते हैं कि अगर ये कंडीशन हो गई तो साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अपन, जी बिल्कुल, तो वही साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो उस स्पेसिफिक हार्मोन के काम होगा। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होने की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, डवेर्फिज्म हो गया, एडल्ट के अंदर एक्रोमाइक्रिया हो गया, डिक्रीज ग्लूकोज, शॉर्ट हाइट, तो ये सब ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड वन अगर देखें कि प्रोलेक्टिन भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म है तो प्रोलेक्टिन भी डिक्रीज हो रहा है, प्रोलेक्टिन के डिक्रीज होने से लैक्टेशन फेलियर की कंडीशन होगी। ओके, ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस नहीं होगा, लैक्टेशन फेलियर होगी। ओके, देन अनदर वन की बात करें तो डिक्रीज टीएसएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा है तो माइल्ड टू मॉडरेट ओबेसिटी हो सकती है, क्योंकि टीएसएस डिक्रीज होगा तो उसको क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगी, फैट ग्रोथ होगी और उसकी वजह से माइल्ड टू मॉडरेट ओबिसिटी देखने को मिल सकती है। अनदर वन बात करें कि अगर एडीएस का लेवल डिक्रीज हो तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है, और डिक्रीज हो किसका, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ओके, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बनेंगे फीमेल के अंदर तो उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और मेल के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आपकी सेरोटोनिन सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी होगी, इम्पोर्टेंस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये साइन और सिम्टम्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्मोन के जो फंक्शन होते हैं उसी से रिलेटेड आपको ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि आप कैसे डायग्नोस करोगे इस हाइपोपिट्यूटरिज्म को। तो डायग्नोसिस की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट, डिक्रीज आपके
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो होता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो उसको टेस्ट करने के लिए, असेस करने के लिए आप क्या करवाओगे, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल असेस करोगे। ओके, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस की बात करें तो इंसुलिन चैलेंज टेस्ट या फिर आर्जिनिन चैलेंज टेस्ट दिया जाता है। ओके, इंसुलिन चैलेंज टेस्ट या फिर आर्जिनिन चैलेंज टेस्ट। अगर इंसुलिन देने से पेशेंट का ग्लूकोज डिक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव इंसुलिन चैलेंज टेस्ट। चलिए फिर बात करें कि ट्रीट कैसे करोगे आप। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या चलाना है यहाँ पे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाइज जिस हार्मोन की डेफिशिएंसी है वो हार्मोन बाहर से दे दो, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएस हो गया, या फिर आपके जो एलएचएस एलएच है या फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये सब क्या दे दो आप, बाहर से दे दो। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन कौन सी बनेगी, हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा अमाउंट में, हाइपर मीन्स ज़्यादा अमाउंट में। ओके, मीन्स इंक्रीज हार्मोन लेवल, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपर पिट्यूटरिज्म। ओके, कंडीशन इन विच हाइपर सीक्रेशंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, मोस्टली इसमें आपको ग्रोथ हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ग्रोथ हार्मोन एंड एसीटीएच इट मीन्स कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि आगे जाके कहाँ पे काम करेगा आपकी बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल का और एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाएगा। ठीक है, तो मेनली कौन से हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, हाइपर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन एंड एचटीएच हार्मोन का लेवल। ओके, कॉजेज की बात करें तो प्राइमरी पिट्यूटरी ट्यूमर, प्राइमरी कॉज में क्या आ गया, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो उस वजह से हो गया। सेकेंडरी के अंदर हाइपोथैलेमिक के कॉजेज हो सकते हैं सेकेंडरी के अंदर, कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्यों ट्यूमर है और हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, सीक्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये तो हो सकते हैं कॉजेज हाइपर पिट्यूटरिज्म के। साइन और सिम्टम्स की बात करें, साइन और सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि ग्रोथ, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से एडल्ट में क्या पढ़ा था अपन ने, एडल्ट के अंदर क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो एक्रोमेगाली, एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्रोमेगाली। एंड चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो क्या देखने को मिलेगा, जिजेंटिज्म, जिजेंटिज्म की कंडीशन होगी। ओके, तो ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स होगा। फिर अगर टीएसएस यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, कि टीएसएस इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज टीएसएस कहाँ पे जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास में, और थायराइड से T3 और T4 का क्या करेगा, लेवल इंक्रीज करेगा। और जब T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे कॉज कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर थायराइड के अंदर ही कोई कॉज होता तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं, आगे जब अपन थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ये जाना कि सेकेंडरी मीन्स पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है। ओके, प्राइमरी मीन्स थायराइड के अंदर ही दिक्कत है कुछ। इंक्रीज एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो वो एड्रिनल ग्लैंड के पास में जाएगा, और एड्रिनल ग्लैंड के पास में जाके वहाँ से जो कोर्टिसोल का लेवल होगा उसको इंक्रीज कर देगा। और कोर्टिसोल इंक्रीज होगा तो कंडीशन कौन सी बनेगी, कसिंग डिजीज़। कौन सी कंडीशन बनेगी, कसिंग डिजीज़, जिसको अपन जब एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये साइन और सिम्टम्स इससे स्पेसिफिक हार्मोन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप, सप्रेशन टेस्ट मान लीजिए कि पेशेंट को कौन सा है, जैसे कि कसिंग डिजीज है तो उसको बाहर से स्टेरॉइड देके देखोगे कि ऑलरेडी जो बॉडी के अंदर बॉडी स्टेरॉइड सीक्रेट कर रही है उसका लेवल डिक्रीज होता है या फिर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सप्रेशन टेस्ट करते हो, जैसे कि कॉर्टिको स्टेरॉइड सप्रेशन टेस्ट करते हैं। इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप क्या करोगे, ब्रेन की एमआरआई, हॉर्मोन्स का लेवल। ओके, इस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हो। उसके बाद में ये तो कंडीशन हो गई डायग्नोसिस वाली। फिर मैनेजमेंट करना है आपको, तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर दे दो। कौन सी मेडिसिन, ऑक्टेरियोटाइड। प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाली मेडिसिन दे दो, ब्रोमोक्रिप्टिन।
ओके, तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट हो गया। अगर कोई ट्यूमर है तो फिर ट्यूमर रिसेक्शन करना पड़ेगा, ट्यूमर की सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो हो गया हाइपर पिट्यूटरिज्म और हाइपो पिट्यूटरिज्म, यानी कि इनसे जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का जो लेवल है वो अप एंड डाउन हो जाए तो। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? ट्यूमर के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के। फर्स्ट वन इज नॉन सीक्रेटरी सेल ट्यूमर, नॉन सीक्रेटरी सेल ट्यूमर। सेकेंड वन इज सीक्रेटरी सेल ट्यूमर, यानी कि एक तो उस सेल का ट्यूमर होगा जो हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करती है, और एक उस सेल का ट्यूमर होगा जो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम नहीं करती है, नहीं करती है। ओके, तो नॉन सीक्रेटिंग सेल अपन ने पढ़ी थी। नॉन सीक्रेटिंग सेल कौन सी थी? क्रोमोफोब सेल। क्रोमोफोब सेल जो ओनली स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसका कोई काम नहीं था, ओनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो अगर क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर हो जाए तो वो तो क्योंकि उसका कोई काम नहीं है हार्मोन्स से रिलेटेड, तो वो नॉन सेक्रेटरी सेल हो गई। सेक्रेटरी सेल्स में अपन ने पढ़ा था क्रोमोफिल सेल। कौन सी सेल? क्रोमोफिल सेल। तो अगर क्रोमोफिल सेल का ट्यूमर हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन सीक्रेटरी सेल ट्यूमर। अब अगर इन फ्यूचर आपके सामने कभी आ जाए, क्योंकि सीक्रेटरी सेल नॉन सीक्रेटरी लिखा हुआ नहीं आया, डायरेक्टली आ जाए कि क्रोमोफिल सेल का ट्यूमर है, तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि क्रोमोफिल सेल का ट्यूमर है, इट मीन्स कि यहाँ पे हार्मोन को सीक्रेट करने वाली सेल का ट्यूमर है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हार्मोन्स का लेवल है वो इंक्रीज होगा। क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर है तो आप एज्यूम करेंगे कि नॉन सीक्रेटरी सेल का ट्यूमर है, इट मीन्स कि अगर नॉन सीक्रेटरी सेल का ट्यूमर है तो ये कवर कर देगी सीक्रेटरी सेल को, यानी कि जो क्रोमोफिल सेल को ये कवर कर देगी, क्योंकि ट्यूमर होगा तो क्या होगा, सेल की साइज बढ़ेगी, ग्रोथ होगी ट्यूमर की, तो ये सीक्रेटरी सेल को कवर कर देगी, तो सीक्रेटरी सेल से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को वहीं रोक के रख लेगी, तो क्या होगा, हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज होगा, तो हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो अगर नॉन सीक्रेटरी सेल का ट्यूमर या फिर क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे अपन हाइपोसीक्रेशन ऑफ हार्मोन, हाइपोसीक्रेशन ऑफ हार्मोन। ओके, हाइपोसीक्रेशन ऑफ हार्मोन कंडीशन कौन सी बन जाएगी, जैसे कि हो गया हाइपोपिट्यूटरिज्म, कौन सी कंडीशन हो गई, हाइपो पिट्यूटरिज्म, या फिर पेशेंट को हेडेक होगा क्योंकि ट्यूमर होने की वजह से जो आईसीपी है वो बढ़ेगा, पेशेंट को क्या होगा, विजुअल डिस्टरबेंस। विजुअल डिस्टरबेंस क्यों होगा, क्योंकि ये ट्यूमर की साइज इंक्रीज होगी, और अपन ने पढ़ा था सेला टर्सिका के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर क्या बन रहा है, ऑप्टिक सियाजमा, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बन रहा था ऑप्टिक नर्व का, जिसको अपन ने बोला था ऑप्टिक सियाजमा। ओके, तो ये जो ट्यूमर होगा इसकी साइज इंक्रीज होते होते इस ऑप्टिक सियाजमा तक पहुंचेगी, और ऑप्टिक सियाजमा को कंप्रेस करेगी, तो ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगी, ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगी तो पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। ये विजुअल डिस्टर्बेंस आपको दोनों टाइप के ट्यूमर्स में देखने को मिलेगा, वो भले ही नॉन सीक्रेटरी हो या फिर सीक्रेटरी हो, क्योंकि दोनों ही में ट्यूमर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ऑप्टिक सियाजमा को कंप्रेस करेगा। फिर क्रोमोफिल सेल की बात करें तो क्रोमोफिल सेल का ट्यूमर है, इट मीन्स कि सीक्रेटरी सेल का ट्यूमर है, यानी कि वो सेल जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, अब उसका ट्यूमर है तो डेफिनेटली उस सेल की साइज इंक्रीज होगी, तो उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो पर्टिकुलरली जिस सेल का ट्यूमर होगा उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसी में भी पेशेंट को तो हेडेक तो होगा ही होगा डेफिनेटली, और विजुअल डिस्टर्बेंस भी होगा। हार्मोन अब नॉर्मल लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको करना है डायग्नोसिस, कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए आप पेशेंट का ब्रेन का सीटी या फिर एमआरआई करवा लो, ब्रेन सीटी या फिर एमआरआई करवा लो, ट्यूमर का पता चल जाएगा
कि कहाँ पे है और कौन सी सेल का ट्यूमर है। उसके बाद में आपको करना है मैनेजमेंट। क्या करना है? मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट तो आप जाएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? उस ट्यूमर को निकालेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालेंगे। तो हाइपोफाइसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के टर्म को अपन एक टर्म में क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसेक्टोमी। इट मीन्स की रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के दो तरीके हैं, दो टाइप से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज थ्रू क्रेनियम। ये खोपड़ी है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप इस क्रेनियम में कट लगाएंगे और इस कट के थ्रू सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड को रिसेक्ट करके यहाँ से ट्यूमर को आप बाहर निकाल देंगे, फिर इस क्रेनियम को वापस जोड़ देंगे। ओके, ये तो हो गया थ्रू क्रेनियम। सेकेंड वन, ट्रांस स्पेनोइडल। आप क्या करेंगे? आपके ओरल कैविटी के ऊपर ये फ्लोर ऑफ द माउथ बनाने वाली बोन कौन सी है? स्पेनोइड। और यहाँ से नेजल कैविटी है, यहाँ पे क्या है? नेजल कैविटी है। इस नेजल कैविटी के थ्रू स्पेनोइड बोन के ऊपर होते होते हुए आप सीधा जाएंगे यहाँ पे सेला टर्सिका, इधर से हाइपोफाइसेक्टोमी और यहाँ से सेला टर्सिका बन रहा है। और सेला टर्सिका के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप ट्रांस स्पेनोइडल यानी कि नेजल रूट से जाते हुए इस पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएंगे और यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो ट्यूमर है उसको रिसेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो उस रूट को अपन बोलेंगे ट्रांस स्पेनोइडल रूट। क्या हो गया? दो तरीके हो गए, दो वे हो गए इस ट्यूमर को या फिर हाइपोफाइसेक्टोमी करने के। ठीक है, क्या हो गए? एक तो थ्रू क्रेनियम या फिर एक ट्रांस स्पेनोइडल, इसको बोलेंगे अपन थ्रू द नोज, थ्रू नोज, नाक से होते हुए। ओके, अब जब थ्रू द क्रेनियम करते हैं तो क्रेनियम बोन को, खोपड़ी को पूरा खोलते हैं थ्रू क्रेनियम, तो उसको बोलते हैं क्रेनियोटॉमी, उसको बोलते हैं क्रेनियोटॉमी। अब जब किसी भी पेशेंट की क्रेनियोटॉमी होती है तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन का। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे किसका रहेगा? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज मोर, इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है क्रेनियोटॉमी में। ओके, इसलिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देना पड़ता है पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अगर ट्रांस स्पेनोइडल कर रहे हो, थ्रू द नोज जा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लीकेज का, CSF के लीकेज का। रिस्क ऑफ CSF लीकेज, CSF के लीकेज का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है किस रूट से? ट्रांस स्पेनोइडल रूट से। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रांस स्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी हुआ है, ठीक है, और पेशेंट का नेजल रूट से आप देख रहे हैं कि नोज से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, राइनोरिया हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांस स्पेनोइडल सर्जरी के बाद में है तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि ये नॉर्मल कोई फ्लूइड है या फिर CSF है। इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे? रिस्क यहाँ पे CSF लीकेज का क्या रहेगा? रिस्क रहेगा कहाँ से होते हुए? नोज वाले रास्ते से होते हुए। ये क्या है कि क्लियर फ्लूइड ड्रेन। अभी क्लियर फ्लूइड ड्रेन हो रहा है तो ये CSF है या फिर अदर नॉर्मल फ्लूइड है, इसको देखने के लिए कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सिंग ऑफिसर की, कि आपको पता लगाना है, ठीक है, कि कैसे ये फ्लूइड नॉर्मल है या फिर CSF है। तो फर्स्ट वन तो आप क्या कर देंगे? अगर लेबोरेटरी पास में है तो उस फ्लूइड को भेजना है लेबोरेटरी और चेक करना है CSF को, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। उस फ्लूइड को जो लीकेज हुआ है फ्लूइड, उसको टेस्ट करवाएंगे आप लेबोरेटरी से ग्लूकोज के लिए। उस फ्लूइड के अंदर, उस डिस्चार्ज के अंदर, उस ड्रेन के अंदर अगर ग्लूकोज है तो इट मीन्स कि वो क्या है? CSF है। ओके, और CSF के अंदर कौन से टाइप का ग्लूकोज होता है? तो वो होता है बीटा ट्रांसफेरिन। यानी कि अगर लेबोरेटरी सुविधा अवेलेबल है, लेबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको क्या करवाना है? CSF को भेज के ग्लूकोज यानी कि बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट करवाना है। ओके, और अगर ग्लूकोज नहीं है उस फ्लूइड के अंदर तो ये तो कोई नॉर्मल फ्लूइड है, यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, मान लीजिए आप नाइट ड्यूटी पे हैं, लेबोरेटरी ओपन ही नहीं है, फिर कैसे टेस्ट करेंगे? तो फिर आपको करना है कौन सा टेस्ट? हेलो टेस्ट। हेलो साइन के लिए असेस करना है।
हेलो साइन के लिए असेस करना है। असेस कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ तो पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उस पेशेंट को एक टिश्यू पेपर दे दोगे। अगर कॉन्शियस नहीं है तो आप खुद अपने हाथ में एक टिश्यू पेपर लोगे। उस टिश्यू पेपर के ऊपर पेशेंट का जो फ्लूड ड्रेन हो रहा है उससे ड्रेन होने वाले फ्लूड की 2 या 3 ड्रॉप उस प्लेन जो टिश्यू पेपर होगा उसके ऊपर ड्रॉप डालोगे। ड्रॉप डालने के बाद में उस टिश्यू पेपर में जो आपने ड्रॉप डाली थी, जो ब्लड ड्रेन हो रहा था उसकी या फिर जो फ्लूड लीकेज हो रहा था उसकी, तो उस ड्रॉप के सराउंडिंग क्या बन गई? एक हेलो हेलो पीले पीले कलर की लाइनिंग बन गई, पीले पीले कलर की एक कंसंट्रेटिंग रिंग बन गई है। इट मीन्स कि ये क्या है? सी एस एफ है। तो ये किसको इंडिकेट करती है? देयर इज ए पॉजिटिव हेलो साइन एंड पॉजिटिव हेलो साइन इज इंडिकेशन ऑफ द सी एस एफ लीकेज। तो क्या करना है आपको? चेक हेलो टेस्ट के लिए चेक करना है। कैसे करना है? वेट टिश्यू बाई क्लियर फ्लूड, जो पेशेंट के नोज से क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है। ओके, फिर ड्रेन होने वाले फ्लूड को आपने जो टेस्ट वेट टिश्यू के ऊपर डाला, 1-2 ड्रॉप डाली, तो वो टिश्यू के पेपर के ऊपर जो फ्लूड डाला था, ड्रॉप डाली थी, उसके सराउंडिंग एक रिंग बन गई, हेलो कंसेंट्रेटिंग रिंग बन गई है यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव हेलो टेस्ट है, पॉजिटिव हेलो साइन है, और ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सी एस एफ लीकेज, देयर इज ए लीकेज ऑफ सी एस एफ। चलिए, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया? असेस कर दिया। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ट्रांसस्फेनोइडल रूट से रिमूव की गई है तो वहाँ पे सी एस एफ लीकेज है या फिर नहीं, इसको आपने क्या कर दिया? असेस कर दिया। इस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई आपके। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से ट्यूमर वो कंप्लीट हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन हो गए, हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, एंड completely regarding to the pituitary gland is over. Thank you very much.